जी ठीक है। आवाज आ रही है अब? सर आ रही है। ठीक है, तो चलो ये जरा क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा इसका। बिना ऑप्शन देखे बता सकते हो आंसर? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल है। अरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं छोटे क्या? तो आंसर आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता रखा है कि गैप रीडिंग कर्व में क्या है कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है। गैप रीडिंग क्या दिखाता है आप लोगों को? गैप रीडिंग दिखाता है कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो मिसिंग है ना, ठीक है। तो क्या दिखाता है? सम ऑफ द पार्टिकल फ्रैक्शंस आर मिसिंग। यार आप लोगों का सोम का टेस्ट नहीं हुआ अभी तक ना? सोम प्लस एसए का कंप्लीट टेस्ट नहीं हुआ, तैयारी नहीं किया अभी आपने? सर नेक्स्ट वीक देंगे। नेक्स्ट ले रहे हैं। अभी हमने टेस्ट सीरीज में टेस्ट किया था वो, खत्म कर लेते हैं सर, उसके बाद ले लो। जो हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी ना, तो उसमें वो टेस्ट लिया था हमने, सोम प्लस एसए का कंप्लीट 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है। तो वही सेम ले लेंगे आपका टेस्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सारा बना था, मैंने बनाया था वो, तो आप लोगों के काम भी आ जाएगा वो। तो अभी जिस टाइम बोलोगे उसी टाइम टेस्ट अवेलेबल है, चाहे कल बोलो तो कल अवेलेबल है। तो संडे को देंगे, संडे को। मंडे को देंगे, मंडे को देंगे यार। संडे को पढ़ेंगे। संडे को हाँ पढ़ेंगे, संडे को मंडे पढ़ो, देंगे। हाँ सही बात है। मंडे को दो। 80 नंबर के 80 क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन को करने के लिए 80 मिनट्स चाहिए होंगे आप लोगों को। 80 चलो 70 चाहिए होंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से टेस्ट देना है वो वाला। सर ऐसे अवेलेबल रह सकता है ना कि जब हम चाहें दे दें, ऐसा नहीं? हाँ अवेलेबल है वहाँ पे, आप अभी भी जाओगे, अभी भी वो टेस्ट खुला है, पर अपने साथ थोड़ी ईमानदारी रखना। टेस्ट अभी मत देना, वो आप उधर जाओगे ना सर, हमारे टेस्ट यहाँ से सीरीज थोड़ा वाले तैयार कोर्स में। करके देंगे सर। हाँ जी बोलो। सर उसमें सर्वे भी है। सर्वे वाला टेस्ट अनलॉक है, वो वाला अनलॉक किया हुआ अभी फिलहाल, वो भी फ्री रखा है टेस्ट वो वाला। वो आप टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में जाओगे ना आप, तो टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में जाके वहां पर फ्री कंटेंट में देखना, तो वहां पे सोम प्लस एसए का टेस्ट जो है वो ओपन रखा है अभी थोड़े दिन। अभी मैं लॉक कर दूंगा उसको आज, तो जब आप कहोगे तब फिर से ओपन करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। ये हो गया क्वेश्चन सबका? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। बताओ सर। सर बी पार्ट। सर ए पार्ट सर, ए C parts of colloids created clay silt with sand. C part colloids सबसे ज्यादा क्ले का आएगा ना, सबसे ज्यादा colloids का, ऐसे छोटे होते हैं colloids। सबसे छोटा होता है कोलाइड आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का इतना छोटा होता है सरफेस सीरीज वाला।
सबसे छोटा आपका कोलाइड होता है और है। इसका जो साइज होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है, तो फिर नैनोमीटर्स में, ये याद रखना है आपने एक चीज, नैनोमीटर्स में। सिल्ट का सॉरी सिल्ट और क्ले का आपको साइज पता है, सिल्ट बड़ा है क्ले से, तो क्ले छोटा है इसलिए तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, स्पेसिफिक सरफेस इसका sir. इससे। सबसे छोटा स्पेसिफिक सरफेस किसका होगा, सैंड Sand का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। सी। ठीक है, कोलाइड्स C, हमारे C. सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज होता है नैनोमीटर्स में, ये बात याद रखना कि आपका क्ले से भी छोटा है कोलाइड्स, ठीक है। बाकी अब जो क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन लग रहे हैं ना मैक्सिमम। यस सर। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्वेश्चंस में, ठीक है। सॉइल का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं आपको ऐसी फैक्चुअल चीज दिख जाए, ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ी हो, पर घबराना मत, उसको नोट कर लेना, ठीक है। 98% कवरेज आपका रहेगा, 1-2% है मार्जिन लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे। पहले सर कल की पहले वीडियो कल की वीडियो नहीं डली अब तक, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद डाल देंगे, ठीक है। कोई आपसे Thank you, पूछ ले कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका बड़ा होता है, क्ले का बड़ा होता है कि सैंड का बड़ा होता है, पढ़ा अभी तक आपने? सैंड का ज्यादा होता है नहीं, ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्ले का होता है 2.67, उसका होता है 2.68 to 9। जनरली होता है 2.6 to 2.7 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। 2.6 to 2.8 आपका जनरल रहता है, ठीक है। उसके बाद सैंड का आपका रहता है 2.65 से 2.67 तक, और क्ले का रहता है 2.7 से 2.8 तक। तो यहाँ लिख लेंगे कि क्ले का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर क्ले, ये नोट में बात कर लेना, ठीक है, फैक्चुअल चीज है। ये आपका जनरल रहता है 2.7 से लेके 2.8 तक, और जो सैंड का रहता है जीएस सैंड का, तो जनरल रहता है इस रेंज में 2.65 से लेके 2.65 से लेके 2.67 तक। तो ज्यादा किसका है, सैंड का बड़ा है, ठीक है, ये नोट रखना बात। बता दें, जी जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। relative density for a densely compacted, हाँ densely compacted sand लिख लो, densely compacted sand is approximately equal to option A 0.4, option B 0.6, option C 0.95, option D is 1.20। बताओ जरा क्या लगता है? 0.95। देखो मैं हमने कल भी बात करी थी कि डेंसली कॉम्पैक्ट रिलेटिव डेंसिटी का रेंज पड़ा था 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 1.20 तो गलत है, तो 0.6 भी कोई ज्यादा डेंस सैंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 0.95, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट चले आगे, चलो। टफनेस इंडेक्स किसको बोलते हैं, बता दो जरा, व्हाट इज टफनेस इंडेक्स?
इंडेक्स टफनेस इंडेक्स क्या होता है? अच्छा, इनवर्स ऑफ फ्लो इंडेक्स, इनवर्स ऑफ फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिक फ्लो अपॉन फ्लो। Plastic index upon flow index. प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। अगर टफनेस इंडेक्स का वैल्यू हम कह देते हैं कि कितना है, IT इज लेस देन 1, तो मतलब सॉइल कैसा होगा? Clearly Soil है is सर वो। फ्रीएबल होगा, ठीक है, सॉइल फ्रीएबल होगा, ठीक है, इजिली क्रश हो जाएगा। और IT जो होता है टफनेस, आपको कहाँ का shear strength बताता है सॉइल का? प्लास्टिक एलिमेंट का, ठीक है। इट शोज द क्या है, shear strength of soil at plastic limit, ठीक है। ऐसा जब हुआ कि जब मैं कह दूं कि सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो हवा से फिल हैं, तो सॉइल कौन सा होगा? एयर एंट्रेंस सॉइल बोलेंगे क्या उसको? एयर एंट्रेंस सॉइल बोलेंगे क्या, या ड्राई सॉइल बोलेंगे? Dry soil. उसका नाम होगा एयर एंट्रेंस में बोलेंगे जब मतलब उसमें थोड़ा वाटर भी होगा प्रेजेंट। एयर एंट्रेंस का मतलब क्या होता क्या? एयर एंट्रेंस का मतलब थोड़े जिसमें थोड़े स्पेसेस मतलब है उसमें ऑलरेडी मतलब जो भी थोड़े स्पेस है उसमें एयर प्रेजेंट है, जिसमें जैसे वर्केबिलिटी कंक्रीट में होता है उसमें। हाँ, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसको एयर एंट्रेंस करते हैं, है ना, कि एयर के जो बबल है उसके ऊपर आराम से वर्केबिलिटी बढ़ सके उसका, ठीक है, इस तरह से। तो अगर पूरा का पूरा सैंपल के अंदर वॉइड के अंदर क्या है आपका एयर प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई सॉइल बोलते हैं। एक चीज हमने और पढ़ी थी यहाँ पर पहले चैप्टर में कि हम लोग जब पिक्रोमीटर मेथड करते हैं उसके फायदे क्या हैं? पिक्रोमीटर का क्या क्या निकाल के देता है? वाटर निकालते थे और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालती थी। वाटर कंटेंट निकालता था और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालता था। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि पिक्रोमीटर में कौन सा सैंपल यूज करते हैं? मॉइस्ट सैंपल। और जीएस निकालने के लिए कौन सा करते हैं? Dry sample. ड्राई सैंपल, ठीक है। और जब जीएस निकालते हैं उसको किस वैल्यू पे रिपोर्ट किया जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आज हमने क्या शुरू करना है चैप्टर? सर इसका फार्मूला भी होता है ना वहाँ पे निकालने के? फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, बट नहीं करवाया, मेरे को लगता नहीं कि उसकी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फॉर्मूला तो होता है, बहुत सारे फॉर्मूले यार, उतना बड़ा फॉर्मूला याद करते जाओगे, रहने दो उसको। अगर दिखे तो लिख लेना कॉपी में, कोई चक्कर नहीं, मैं लिखा दूंगा, कोई बात नहीं उसमें, बट मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है, ठीक है। चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और चैप्टर का नाम है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, क्या लगता है? व्हाट इज कॉम्पैक्शन, जरा बताएंगे? स्टेबल करने के लिए, सो दैट कि जो वाटर होता है स्क्वीज हो जाता है बाहर निकाल कॉम्पैक्शन से, सो दैट कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाए। इस सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होता, बहुत सारे जो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज है वो मॉडिफाई होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, परमेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। हाँ, तो कॉम्पैक्शन को अगर आप लोग मतलब बिल्कुल इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन वाइज, तो कॉम्पैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को डेंसिफाई करते हैं, ठीक है, सॉइल को आर्टिफिशियली उसकी रीअरेंजमेंट करते हैं। पहली बात इसके बारे में लिखता हूँ, आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट। आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट किसका? सॉइल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सॉलिड्स का। आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि सॉइल का पार्टिकल अगर इस तरह से लूज स्टेट में पड़ा है, ठीक है, इस तरह से, तो हम उस पर क्या करेंगे, कुछ एनर्जी लगा के उसको पास में कर देंगे, ऐसा, इस तरह से। अब जरा इस वॉइड को देखो, ये जो वॉइड स्पेस पहले थे, अब क्या हो रहा है, वॉइड स्पेस क्या हो रहा है आपका? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वॉइड में कुछ होगा ना जो बाहर निकलेगा, तभी तो क्या होगा, वॉइड का वॉल्यूम जो है रिड्यूस होगा ना। तो वॉइड में आपने पहले पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में दो चीजें हो सकती है, क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम कॉम्पैक्शन की बात करें तो कॉम्पैक्शन में हम जो चीज एक्सक्लूड करते हैं वॉइड में, वो क्या होता है? एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर। आप एयर को क्या करते हो? एयर को एक्सपेल करते हो बाहर, एयर इज एक्सपेल्ड, ठीक है, इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन। एक और टर्म है जो इसके साथ मिलता जुलता है, उसका नाम क्या होता है? कंसोलिडेशन।
उसका नाम कंसोलिडेशन होता है। पर इनका क्या है कि अलग अलग तरह से इनको, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको पढ़ते हैं। तो कंसोलिडेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है। कंसोलिडेशन आपका एक जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सॉइल को तैयार कर रहे हैं किसी चीज के लिए। लेट्स से हमें रोड बनाना है, तो रोड बनाएंगे कैसे? आपने पढ़ा होगा जब रोड बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ी कि जमीन ऐसे है तो उसके ऊपर आपने ब्लैक टॉपिंग शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या, पहले ट्रेंच बनाया जाता है, जमीन खोदी जाती है, ठीक। तो जमीन खोद कर जो सबसे बॉटम लेयर होता है, ठीक है, अगर इस तरह से जमीन खोदी, सबसे जो बॉटम लेयर पे तैयार होगा इसको क्या बोलेंगे? सबसे बॉटम लेयर को सबग्रेड, सबग्रेड, ठीक है। और इसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे एनर्जी लगा लगा कर। ऐसा क्यों करते हैं? अच्छे से कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो नीचे का सबग्रेड है उसका जो Strong सॉइल बने। प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई हो जाए। इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी मुझे मॉडिफाइड चाहिए? बेसिकली मेरे को सबसे ज्यादा चाहिए इसका शेयर स्ट्रेंथ मॉडिफाइड, मतलब कि ये लोड को उठा पाए, ठीक है ना। कल को यहाँ पे जब रोड बनेगा, सब बेस के ऊपर सब ग्रेड के ऊपर सब बेस लेयर डलेगा, फिर बेस लेयर डलेगा, फिर ब्लैक टॉपिंग होगा, तो कल को इसके ऊपर जब गाड़ियां चलेंगी हैवी हैवी, तो कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल, मतलब किसी भी तरीके का सेटलमेंट ना हो। तो क्या करते हैं, जब भी हम लेयर्स डालते जाते हैं साथ साथ में कॉम्पैक्शन करते जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन क्यों की जा रही है? क्योंकि हमको सॉइल का प्रॉपर्टी मॉडिफाई करना है, हमें सॉइल को उस लाइक बनाना है जिससे हम उससे काम ले पाए। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन। तभी हमने कहा कॉम्पैक्शन इज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट्स ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगर मुझे कॉम्पैक्शन का डेफिनेशन ही लिखना है, इसमें स्क्रीनशॉट क्या लेना है, करूं आगे? अच्छा Yes, sir. अगर मुझे कॉम्पैक्शन का डेफिनेशन लिखना है तो मैं सब लिखूंगा, कॉम्पैक्शन इज प्रोसेस ऑफ artificial rearrangement of the soil solids and placing them together into closer state by mechanical means। तो कुछ तरह की एनर्जी लगाते हैं, आप लोग देखते होंगे रोलर चलाते हैं रोड पर, टेम्पर्स होते हैं हमारे पास, तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हमारे पास, ठीक है। कुछ रैमर्स भी होते हैं, और सारे इक्विपमेंट्स की बात करेंगे जिनके हिसाब से सॉइल की सूटेबिलिटी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी तरह से एनर्जी इंपार्ट करनी है, चाहे रोलर से करो टेम्पर से करो, तो होना क्या है, सॉइल का आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट होना है, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रीअरेंजमेंट। इसको लिख लो जरा डेफिनेशन को, ठीक है। और ऐसा क्यों किया? सो एज टू मॉडिफाई द सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन सा प्रॉपर्टी मॉडिफाई हुआ होगा इस प्रोसेस में? तो शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो और एक तो क्या हुआ आपका शेयर स्ट्रेंथ जो है, एक ओवर ये वाटर होगा प्रेशर जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओवर परमेबिलिटी। वाटर मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले बेयरिंग कैपेसिटी, हाँ बेयरिंग उससे कैपेसिटी, मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ और मुझे बताना है कि क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक। फिर आपका आ गया स्टेबिलिटी, स्लोप फेलियर, ठीक है, वॉइड रेशियो, ठीक है। अब क्या बात है, अब समझना, जो शेयर स्ट्रेंथ है, क्योंकि पार्टिकल जब पास पास में आ गए तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, वॉइस का वॉल्यूम घट जाएगा, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बेयरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, Increase. स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक। हो गया।
Yes, sir. चलें आगे। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक, तो अब देखो, हमने यूनिट वेट बहुत पढ़े हैं पीछे। कौन कौन सा यूनिट वेट पढ़ा है? बहुत सारे यूनिट वेट्स पढ़े हैं। ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा है सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज, Dry. गामा बल्क, Right. गामा ड्राई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं- अब इन सब में से एक यूनिट वेट ऐसा है जिसको मैंने नहीं, बेसिकली सॉइल इंजीनियर्स ने चूज किया है, जिसने भी ये बनाया है। ठीक है, जिसको हमने चूज करा है फॉर द डिग्री ऑफ डेंसनेस, फॉर द डिग्री ऑफ डेंसनेस, यूनिट ड्राई वेट या ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? आपका डिग्री ऑफ डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस, कितना कॉम्पैक्ट किया आपने सॉइल को, तो ये चीज मेजर करके बताएगा। मतलब अगर आपने कंपैरिजन करना है दो चीजों के बीच में, दो सॉइल्स हैं, उनको अलग अलग तरह से उनकी हमने कॉम्पैक्शन करी है, तो ये पहले का गामा ड्राई निकाल लो, दूसरे का गामा ड्राई निकाल लो, तो जिसका भी गामा ड्राई ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसकी कॉम्पैक्शन अच्छे से हुई है। तो मतलब मेजर करने के लिए एक हमने यूनिट वेट चूज करना था और वो चूज कर लिया ड्राई यूनिट वेट। ठीक, अब आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर ड्राई यूनिट वेट जो होता है वो तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? ड्राई सैंपल के। समझ रहे हो बात को? ड्राई सैंपल मतलब क्या हो गया? आपका सॉलिड्स और एयर। ठीक है, तो ये आपका ड्राई सैंपल होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इस बात को देखना कैसे समझेंगे? जब भी कॉम्पैक्शन होता है उसके अंदर पानी, अगर आपने देखा हो, अगर फील्ड के अंदर आपने देखा हो, तो जब रोलर चलते हैं वहां पे पानी का छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं साथ साथ में। मतलब एक वाटर कंटेंट पे, एट गिवन वाटर कंटेंट पे क्या होता है, एट गिवन मॉइस्चर कंटेंट पे आपका कॉम्पैक्शन किया जाता है। उसकी मैं थ्योरी बताऊंगा बाद में कि क्यों पानी डालना है। ठीक है, आप लोगों ने ओएमसी तो पढ़ा होगा पहले, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो याद Yes, sir. Optimum moisture Moisture content. मतलब कि एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे ही आपको गामा डी क्या दिखेगा? मैक्सिमम मिलेगा। गामा डी क्या मिलेगा आपको? Yes, sir. ड्राई यूनिट आपको मैक्सिमम मिलेगा। समझना बात को। तो गामा डी हम कैसे सोचेंगे? गामा डी होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है? पर यूनिट वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉलिड को बढ़ाना है। जैसे सपोज करो कि ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें सॉलिड ऐसे लूज पड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर फोर्स लगा के हमने टाइट कर दिया इस तरह से, तो ज्यादा सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम में आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए डिनोट करने का तरीका हमने चुना गामा डी। गामा डी का मतलब हो गया वेट ड्राई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉलिड का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें गामा ड्राई बताता है। दैट इज व्हाई गामा ड्राई इज चोजन। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। क्लियर है ये? ठीक, तो इसको मैं लाइन में लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। The degree of compaction of soil is measured in terms of dry unit weight, that is amount of soil solids that can be packed किसमें? in a unit volume of soil। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, कौन से गामा डी को चूज किया था हमने? कौन से गामा को चूज किया था कॉम्पैक्शन के लिए? दैट इज गामा ड्राई। ठीक है, नोट कर ले इसे। हो गया? Done, sir. डन। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन।
ठीक। तो जो पहला डिफरेंस हमारा होता है, बताओ जरा पहला डिफरेंस क्या होता है। देखो कॉम्पैक्शन जब भी करनी है, ठीक है, आर्टिफिशियल एंड हाँ नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल वो तो बड़ा बेसिक सा रीजन हो गया एक आपका डिफरेंस। दूसरी बात ये वाटर इसमें वाटर कि निकालते जो उसमें क्विक एयर एक्शन। निकालना, एक्सपेल करना, हाँ, इसमें सबसे वाटर पहला निकालना। ये बोला किसी ने, क्विक एक्शन। कॉम्पैक्शन इज एन इमीडिएट प्रोसेस। देखो आप लोग यस सर, वो टाइम एनर्जी लगाओ तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगी सॉइल, इमीडिएट प्रोसेस। पर वेयर एज कंसोलिडेशन जो होता है, कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होता है, आपका बहुत लंबा टाइम होता है। आपका क्लेस के अंदर कंसोलिडेशन होता है। पहली बात पर ध्यान दे कि कंसोलिडेशन सिर्फ क्लेस में होता है, सैंड में कंसोलिडेशन नहीं होता। मैं जब टोटल सेटलमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि सैंड में हम कंसोलिडेशन नहीं मानते हैं, सैंड में हम सेटलमेंट मानते हैं, वो भी इनिशियल। ठीक है, तो बेसिकली टोटल सेटलमेंट के 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है इनिशियल सेटलमेंट, बाकी दोनों कंसोलिडेशन होते हैं। एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी किसके अंदर होती है, क्ले के अंदर। तो कंसोलिडेशन केवल किसके अंदर होती है, क्ले के अंदर। और क्ले का आपको पता है परमेबिलिटी बहुत कम होता है। तो क्ले के अंदर से पानी को निकाल पाना, ठीक है, वो भी नेचुरल तरीके से, तो बहुत सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है ना, हो सकता है 100 साल लगे। तो बेसिकली कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है, तो कंसोलिडेशन इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना या प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी डेंसिफिकेशन होता है कॉम्पैक्शन के अंदर, वो किसके कारण होता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर बबल्स। यस बिल्कुल सही। डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। किस पर, एक गिवन वाटर कंटेंट पर, एट ए गिवन वाटर कंटेंट। ठीक है, और यहां पर जो भी होता है वॉल्यूम का रिडक्शन, वो किसके कारण होता है, वॉल्यूम रिडक्शन वाटर एक्सपल्शन वाटर is due to और वाटर प्रेशर, Explosion of pores. और वाटर due प्रेशर, to वाटर expulsion एक्सपल्शन ऑफ वाटर और of वाटर प्रेशर। excess pore water। मैं बाद में समझाऊंगा कि क्या है इसका मतलब। excess pore water, ठीक है, excess pore water, ठीक। और अगर मैं इसका फेज डायग्राम बना दूं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स एट ए गिवन मॉइस्चर कंटेंट। तो आपका जो सॉइल सैंपल का बनेगा फेज डायग्राम, वो कुछ इस तरह से होगा। आपके सॉइल सैंपल में क्या होगा, सॉलिड्स भी होंगे, वाटर हम उसमें दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उसमें क्या है, एयर भी है। तो जो भी आपका कॉम्पैक्शन करने पर सैंपल बनेगा, ठीक है, फेज डायग्राम जो बनेगा, उसमें क्या रहता है, सॉलिड भी सेम रहता है, वाटर भी कांस्टेंट रहता है। देखो लिखा है एट ए गिवन वाटर कंटेंट, तो वाटर भी कांस्टेंट है, सॉलिड भी कांस्टेंट है। जो भी आपका डेल्टा भी आया है, दैट इज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर। Air. और ऐसा भी नहीं होता कि 100 का 100% हमने एयर बाहर निकाल दिया किसी एनर्जी से, ऐसा कोई एनर्जी का मेथड नहीं है, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन करने का तरीका नहीं है जिससे आप 100% का 100% एयर बाहर निकाल दो। समझ रहे हो बात, ठीक है। पर वेयर एज कंसोलिडेशन है, उसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन में ये असम्पशन होता है कि आपका जो सैंपल है वो हमेशा सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, तो ये आपका नीचे आ गया सॉइल और ऊपर आ गया वाटर। तो अब क्या होगा, जब पानी बाहर निकलेगा, ठीक, तो सॉइल का वॉल्यूम तो उतना ही रहना है, और साथ में वाटर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया है वो किसके कारण आया है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, थर्ड पॉइंट हमने ही लिखा कि कॉम्पैक्शन के अंदर सॉइल इज ऑलवेज, क्या लिखूं, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड। और इसके लिए क्या लिखूं मैं, अगला पॉइंट, soil is always saturated, soil is always saturated, s equal to 1, और यहाँ पे s is less than 1, ठीक है। सर थोड़ा सा स्लाइड डाउन कीजिए, सिग्नेचर लेना।
डन सर। डन, ठीक है। अच्छा, अब आप कॉम्पैक्शन किससे करते हो? स्पेसिफाइड आपके पास मेथड्स है ना, स्पेसिफाइड मेथड्स आर अवेलेबल, स्पेसिफाइड मेथड्स हैं, जैसे के लिए जैसे कि आप हैमर यूज करेंगे, रोलर यूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। पर अगर आपने कंसोलिडेशन करानी है, कंसोलिडेशन किससे होता है? तो सॉइल के ऊपर बिल्डिंग बना दो बहुत ज्यादा हैवी, ठीक है, तो सॉइल में से क्या अगर पानी होगा तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, consolidation takes place by heavy load being applied, heavy load being applied over the soil. Is it clear? इस तरह सर फिर वो बिल्डिंग सिंक नहीं कर जाएगी? हाँ, सिंक करेगी ना, कंसोलिडेशन होता है तो बिल्डिंग सिंक करता है, बिल्डिंग सिंक करता है ना, तो हम उस तरह से डिजाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो सॉइल को देख के डिजाइन किया जाता है ना बिल्डिंग, कंसोलिडेशन होगा तो सिंक करेगा डेफिनेटली। आपने वो टॉवर नहीं देखा, लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा, उसमें वैसे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, लिक्विफैक्शन हुआ, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस का मतलब तो वैसे यही है कि स्ट्रक्चर आपका सिंक कर जाता है। लिक्विफैक्शन के अंदर भी इसी तरह तो से सर पानी इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट आ सकती है ना फिर? हाँ, इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें बता रहे हैं कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन क्यों अलग अलग हैं, ठीक है। तो पहला बात हम रिपीट करते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ये एक इमीडिएट प्रोसेस है, वो एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। डेंसिफिकेशन जब भी होगा कॉम्पैक्शन के कारण तो वॉइड में से क्या निकलेगा, हवा निकलेगी, एयर निकलेगा। और कंसोलिडेशन के अंदर तो ऐसा माना जाता है कि कंसोलिडेशन उसी सैंपल का होगा जो क्या होगा, 100% सैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे लिखा है सॉइल इज ऑलवेज सैचुरेटेड, ठीक। तो यहाँ पे 2 फेज डायग्राम में रहेगा सॉइल, यहाँ पे किसमें रहेगा, 3 फेज डायग्राम में रहेगा सॉइल, इस तरह से, ठीक है। बस सिंपल पॉइंट है, हो गया ये। यस सर, हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो, अब जैसे कि कॉम्पैक्शन करना है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो फील्ड के अंदर कॉम्पैक्शन करना है, तो हमें क्या पता कि कितना कॉम्पैक्शन करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि फील्ड के अंदर कितना कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है और कितना मॉइस्चर कंटेंट डालेंगे? दो चीजें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब लैब के अंदर, हम लोग क्या करते हैं लैब के अंदर दो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। पहली चीज क्या है, हम उसमें बताते हैं कि सॉइल के अंदर गामा ड्राई कितना आएगा मैक्सिमम, जिस सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि किस मॉइस्चर कंटेंट पे उसको हमने कॉम्पैक्शन देना है ताकि उसका गामा ड्राई क्या है, मैक्सिमम आए। ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इसे बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस सब पे काम हुआ, तो इस सब पे काम किया हमारे प्रॉक्टर ने। तो प्रॉक्टर एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट मतलब कि आपके जियोटेक्निकल एक्सपर्ट हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें सिखाया कि एक जो है रिलेशन है, इन्होंने ये बताया हमें कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, वाटर कंटेंट के बीच में और गामा ड्राई के बीच में, ठीक है। एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है गामा ड्राई और वाटर कंटेंट के बीच में। तो अगर आप इसमें क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं एक कंडक्टर। देखो प्रॉक्टर टेस्ट दो तरह के हैं, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और दूसरा आपका है मॉडिफाइड। तो जो बेसिक प्रिंसिपल टेस्ट का वो बिल्कुल सेम है, बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। क्या करते हैं, इसमें सॉइल को लेकर के आते हैं और उसको एक मोल्ड में भरने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो मोल्ड रहता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो रहता है वो रहता है 944 सीसी, 944 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता दूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट बाद में दिला दूंगा आपको मैं, टेंशन मतलब बाद में क्या मैं ऊपर कर दूंगा स्लाइड। जैसे वॉल्यूम है इस तरह से, ठीक। तो मोल्ड है ये, तो मोल्ड का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो ये 944 सीसी इसका वॉल्यूम रहता है। इसके अंदर हम लेयर्स में सॉइल भरते हैं, पहला लेयर किया, उसके बाद ऐसे पिस्टन होता है, आप लोगों ने किया भी होगा शायद ये टेस्ट। ऐसे इस तरह से एक हैमर होता है, इसको रिलीज करते हैं टॉप से, इसको हाइट, इसको एक फॉल ऑफ हाइट मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है। एक सॉइल की लेयर भरी, एक सॉइल की लेयर भरी और उसको कितनी बार कॉम्पैक्ट करना है, 25 बार, मतलब 1 लेयर 25 ब्लोज,
वन लेयर 25 ब्लोज, फिर दूसरी लेयर भरी, फिर अगेन 25 ब्लोज, फिर तीसरी लेयर भरी, फिर अगेन 25 ब्लोज। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 लेयर्स भरते हैं और 25 ब्लो देते हैं, तो मॉडिफाइड में 5 लेयर्स भरते हैं, बस इतना डिफरेंस है। वहां पे देखो, यहाँ पे कुछ वेट होगा हैमर का, कुछ फॉल का हाइट होगा, वो भी वहां पे डिफरेंस है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि पहले की कितना लेयर्स का डिफरेंस है। 3 लेयर्स भरनी है प्रॉक्टर के अंदर और 25 नंबर ऑफ ब्लो देने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फिर सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। फिर सॉइल में से मैं क्या करूंगा, जब ये 3 बारी हमने लेयर्स भर दी, उसके बाद में एक सॉइल सैंपल निकालूंगा इस तरह से बाहर, ठीक है। तो ये सॉइल सैंपल कौन सा होगा, कॉम्पैक्टेड सॉइल का। तो कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। वाटर कंटेंट आप किससे निकाल सकते हो, ओवन ड्राई मेथड से। वाटर कंटेंट निकल गया तो आपका गामा ड्राई निकल सकता है। गामा बल्क अपॉन 1 प्लस ओमेगा करके आप लोग क्या निकालोगे, गामा ड्राई निकालोगे। तो जिस भी मॉइस्चर कंटेंट पे आपने ये लेयर्स को भरा होगा, तो पहले तो एक ही मॉइस्चर कंटेंट होगा, समझो बात को, ठीक है। तो रिपीटेड इसको ऐसे करेंगे, बार बार ऐसा करेंगे, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे आपको अलग अलग गामा ड्राई का वैल्यू मिलता रहेगा। समझ आ रही बात। और फिर इसको क्या करेंगे, इसको प्लॉटिंग करेंगे इस तरह से। इसको आप यहाँ पे रखेंगे मॉइस्चर कंटेंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप लोग रखेंगे गामा ड्राई। तो इस तरह से पहली बार टेस्ट किया W1 कंटेंट पे तो गामा D1 मिला इस तरह से, फिर दूसरी बार टेस्ट करोगे तो ऐसा मिलेगा, तीसरी बार टेस्ट करोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स आपके पास मिल जाएंगे, आपको ग्राफ मिलेगा। तो और ये ग्राफ आपका बनेगा इन्वर्टेड V टाइप, ये ग्राफ बनेगा। फिर इस ग्राफ को देखकर आपको पता चलेगा कि एक मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू ऐसा है, दिस मॉइस्चर कंटेंट, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको गामा ड्राई क्या मिलता है, मैक्स मिलता है, गामा डी मैक्स मिलता है। और ये जो वाटर कंटेंट होता है इसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये सब हमें किसने सिखाया, ये प्रॉक्टर ने सिखाया, किस तरह से टेस्टिंग करना है, किस तरह से मॉइस्चर कंटेंट के साथ उसकी प्लॉटिंग करनी है, फिर एक कर्व ऑब्टेन होगा, ठीक है। हम कोई भी सॉइल जब लेकर के आते हैं फील्ड से, ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका एक रिलेशन निकालते हैं वाटर और गामा ड्राई डेंसिटी का। फिर हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनता है, हम लोग जब ठेकेदार को बोलते हैं कि यार हमको ये सॉइल इतना कॉम्पैक्ट चाहिए, तो उसमें हम जो गामा ड्राई होती है उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हमने स्पेसिफाई किया होता है कि इतना गामा ड्राई चाहिए, इतना मॉइस्चर कंटेंट करना है, इतने इसको रोलर के पैसेज देने हैं, सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो फिर आपको एंड में क्या मिलेगा, इतना गामा ड्राई अचीव होना चाहिए। तो फिर हमारे इंजीनियर क्या जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, फिर हमारे लोग, फिर वो वहां जाके टेस्टिंग करते हैं, जिसको फील्ड कंट्रोल टेस्टिंग बोलेंगे। इस चैप्टर का जो मेन आपको मूल्य है वो बता रहा हूँ इंजीनियरिंग टर्म्स में, ठीक है। हमारा इंजीनियर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इतना गामा डाई आपने अचीव करना था, वो क्या करेगा, मारेगा फिर खड्डा, उसके अंदर खड्डा मारेगा। तो 2 मेथड है उसके पास, कौन कौन से पढ़ा थे पहले चैप्टर में, बताओ जरा। एक मेथड है कोर कटर मेथड और दूसरा है मेथड। आगे बात समझ में। और इन दोनों मेथड से कौन सा गामा मिलता है, गामा टी मिलता है कि। और फिर आप क्या करोगे, जो आप सैंपल लोगे उसका वाटर कंटेंट निकाल लोगे, उसका वाटर कंटेंट निकाल लोगे, उसके लिए आप कैल्शियम कार्बाइड मेथड लगा सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड लगा सकते हैं, फास्टेस्ट मेथड फील्ड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। और एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्टर नीडल मेथड, ठीक है। ये जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो गामा ड्राई, गामा टी अपॉन 1 प्लस गामा डब्ल्यू। इस तरह से हमारे इंजीनियर्स चेक कर लेते हैं कि आपका गामा ड्राई फील्ड में अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो उसने कॉम्पैक्टनेस को किससे मेजर किया, गामा ड्राई के साथ। तो ये इसका एक मैंने आइडिया दिया आपको चैप्टर का, इसको पढ़ने का हमारा क्या फायदा, ठीक है। समझ आई आपको बात। अभी अलग बात है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के हम सभी वैल्यूज लिखने वाले हैं, कितना फॉल होगा, कितना वेट ऑफ हैमर होगा, ठीक है। 3 लेयर्स और 25 ब्लो तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। हो गया ये। अब मुझे बताओ कहाँ से लेना आपने स्क्रीनशॉट। सर नोट्स डाल देना, उसमें से कर लेंगे। समझ आ गया ना आपको। यस सर। सर फिर नोट्स ही डाल देना, उसी से हम देखेंगे। नोट्स डालूंगा तो उसमें आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। इसमें तो मैंने अभी समझाया ही, आपको लिखाया कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सॉइल में टेस्टिंग करने के लिए 4 मेथड्स, ठीक है, जिससे हम कॉम्पैक्शन क्या निकालते हैं। तो पहला मेथड आपका आता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। सेकंड मेथड आपका है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। तीसरा चौथा मेथड जो है उसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड
लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, और फोर्थ है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। ये चारों का प्रिंसिपल सेम है कि सॉइल को किसके अंदर भरो, किसी नॉन वॉल्यूम के अंदर भरो, ठीक है, नॉन वॉल्यूम के अंदर भरो। ये जो मैं लिख रहा हूँ यार नॉन वॉल्यूम, आपको समझ आ रहा है? हम आप लोगों को बताया था मैंने कि कोर कटर में कैसे निकालते हैं नॉन वॉल्यूम से। यार कुछ नहीं है, देखो वॉल्यूम नोन होगा आपको, इसके अंदर आप सॉइल को 3 लेयर्स में कॉम्पैक्ट कर दोगे, ठीक है। पहले खाली कंटेनर होगा, इसका वेट ले लोगे, फिर क्या करोगे, वेट कंटेनर ये आपने 3 लेयर्स में भर दिया इसके साथ लेंगे, ठीक है। ये 3 लेयर्स आपकी आ गई, ठीक है। तीनों लेयर्स के इंडिविजुअली आपने कितने कितने बार इसको टैम्प किया है, मतलब कितनी कितनी बार ब्लोज मारे हैं, 25-25 बार। अब आपका जो सॉइल है वो ड्राई हो चुका है, मतलब ड्राई नहीं, मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब इस सॉइल को बाहर, मतलब अब आप अगर वेट निकालना चाहो सॉइल का तो लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉइल कितना है, वेट ऑफ सॉइल कितना है, W2 माइनस W1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम था जो मेरे को नोन था 944 सीसी, समझ आ रही है, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा टी, समझ आई बात? तो इस तरह से पहले मैंने गामा टी निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, इस सैंपल को बाहर निकाला, उसको ओवन ड्राई में किया ट्रीट, तो उसका क्या निकल गया, वाटर कंटेंट निकल गया। जब एक बार गामा टी निकल गया, वाटर कंटेंट निकल गया, तो गामा ड्राई नहीं निकल गया, गामा ड्राई इक्वल टू 1 प्लस गामा टी को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस वाटर कंटेंट के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, ये जो सॉइल हम उसमें भर रहे हैं 3 लेयर्स में, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट की करेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्या मिले, ज्यादा पॉइंट्स मिले कर्व पे प्लॉट करने के लिए। फिर पॉइंट ऐसे मिलेंगे हमें इस तरह से, और बाद में ऐसा कर्व प्लॉट हो जाएगा, और कर्व को देख के हम बता देंगे कि क्या हमारा वैल्यू ओएमसी का है और कितना वैल्यू हम लोग ड्राई डेंसिटी का अचीव करने वाले हैं। बात समझ आ गई? तो ये सभी चारों जो मेथड्स हैं, सबके अंदर जो प्रिंसिपल है वो यही है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हमने याद करनी है कि क्या क्या इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। ये समझ आ गया? अब मैं आपको वैल्यूज याद कराऊं। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, राइट साइड में आएगा मॉडिफाइड प्रॉक्टर, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो वेट ऑफ हैमर रहता है, किसी को याद है तो बोल सकता है, सर कुछ 12 के अराउंड तो नहीं सर 2.5 kg 2.54 kg, ठीक है। और यहाँ पर जो रहता है मॉडिफाइड में वो रहता है 4.54 kg, ठीक है। 2.54 को मैं बिल्कुल और एग्जैक्ट लिख देता हूँ, ये 2.495 kg है, 2.495 kg, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg भी मान लेते हैं। तो पहला चीज आ गया वेट ऑफ हैमर। दूसरा है कितनी हाइट से उसको फेंकना है, मतलब कितनी हाइट उसको फॉल देना है, हाइट ऑफ फॉल 12 इंच, ये है 308, 300 जिसको हम 12 इंचेस भी बोलते हैं, 12 इंचेस, ठीक है। और यहाँ कितना होता है, 18 इंच होता है, 18 इंचेस। तो हाइट ऑफ फॉल कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 457.2 mm, ठीक है जी। थर्ड आपका है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 944 सीसी, वो 944 सीसी रहता है दोनों केसेस में, 944 सीसी, ठीक है। फोर्थ चीज जो है, कितनी लेयर्स में सॉइल भरना है, तो 3 लेयर्स में भरना है, ठीक है। एरो डाल के मैं डायरेक्टली लिखूंगा 25 ब्लोज ईच, समझ गए बात को, एक लेयर 25 ब्लोज, दूसरी लेयर 25 ब्लोज, इस तरह से। इसमें हमको 5 लेयर्स में भरना है, ठीक है।
और कितने ब्लोज देने हैं, 25 ब्लोज ईच। ठीक है, देखो अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर देखो हैमर छोटा है, ठीक, वेट कम है, हाइट भी कम है, ठीक है, हाइट भी कम है, तो क्या आपको लगता है कि एनर्जी किसमें ज्यादा दी है आपने, एनर्जी किसमें ज्यादा लगाई होगी, मॉडिफाइड में लगाई है ना, मॉडिफाइड में ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी का कंपैरिजन मैं बता दूं, अगर इधर एनर्जी E2 है, इधर एनर्जी E1 है, तो एक कंपैरिजन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कंपैरिजन है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 4.5, ये कंपैरिजन याद रखना। मॉडिफाइड का एनर्जी 4.5 गुना ज्यादा है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से, बात क्लियर है। हो गया, सर ये 4.5 क्या Yes, आएगा sir. केजी? हम्म, ये 4.5 को क्या मतलब केजीस में आएगा, वॉल्यूम है? एनर्जी के यूनिट होंगे ना, अरे एनर्जी का यूनिट होगा ना, किलो जूल पर अच्छा मीटर क्यूब, एनर्जी, एनर्जी, ठीक ठीक ठीक। ये जूल्स, एनर्जी का यूनिट वोल्ट्स। है ना, किलो जूल पर मीटर क्यूब आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट हमने जो कंपैरिजन पढ़ना है वो इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम लोग जब भी इंडिया में परफॉर्म करते हैं तो ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करते हैं, हम कौन सा करते हैं, जो देखो जो हमारे इंडियन टेस्ट हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड में जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो बेसिकली इन्हीं टेस्ट पे निर्धारित है, उनका बेसिस यही है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो थोड़ी सी वैल्यूज वहां पे चेंज है, वो उनको देखेंगे क्या क्या आपका क्या क्या वैल्यू चेंज करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्टिंग, ठीक है। उसके साथ आ गई इंडियन स्टैंडर्ड मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन, ठीक है। इन दोनों का जो कोड है वो हम लोग ध्यान दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कोड इसका है IS 2720, ठीक है। इसमें बताया गया कि आप लोग टेस्टिंग कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आएगी वेट ऑफ हैमर। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना था वेट ऑफ हैमर, 2.495 kg, तो यहाँ पर है 2.6 kg, ज्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पर है 4.9 kg, और वहां पे कितना था 4.54 kg, ठीक। सेकंड आपका आ जाएगा हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल आपका लाइट टेस्टिंग में आएगा 310 mm, वहां पे कितना 308, और वहां पर हाइट ऑफ फॉल मॉडिफाइड में कितना था 457, और यहाँ पर है 450 mm। तीसरी बात आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड उधर था कितना बताओ जरा 944, यहाँ पे 1000 है, 1000 cc, और यहाँ पर भी है 1000 cc। इस तरह से वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, दोनों टेस्टिंग के अंदर। स्टैंडर्ड में भी 3 लेयर्स होती थी, यहाँ पे भी लाइट में 3 लेयर्स हैं, 25 ब्लोज ईच, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर मॉडिफाइड में 5 लेयर्स थी, यहाँ भी 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स 25 ब्लोज ईच, इस तरह से। ठीक हो गया नोट ये। अगर इसमें आप एनर्जी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। एनर्जी का रेशियो वही रहेगा, लगभग वही रहेगा जो रेशियो वहां पे स्टैंडर्ड
आपके उसके अंदर रहा था प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड का 4.5 टाइम्स, यहाँ पर भी 4.5 टाइम्स है लगभग। नोट हो गया ये सबका? कोई नहीं बोल रहा आज बड़े शांत हो यार, क्या चक्कर है? सर हो गया। टेस्ट देख के शांत तो नहीं हो गए कहीं? नहीं सर, लिख रहे हैं सर। लिख रहे हो? अगर मैं एनर्जी का वैल्यू दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? अगर एनर्जी का वैल्यू लिखना है तो लिख लो, वैसे तो आई थिंक कि क्वेश्चन नहीं बनता इस पर डायरेक्ट, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी होता है 594.28 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ एनर्जी होता है E2 2696.3 किलो जूल पर मीटर क्यूब। लिख लो एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या है? फिजिक्स पढ़ी होगी अगर तो, किसी को याद हो तो। mgh होता है ना, तो इस केस में आप एक बार हैमर को जब उठाते हो तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। तो आपको अगर E1 निकालना हो, मन कर रहा है कि निकालना ही निकालना है, तो निकाल सकते हो इस तरह से। mgh कितने ब्लोज दिए, कितनी बार किया ब्लो को? n लिख लो, n मतलब नंबर ऑफ ब्लोज डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पे m में मास भर दो 2.54 kg, 2.45 kg, g में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h आपका हाइट आ गया, n आपका आ गया नंबर ऑफ ब्लोज, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, ठीक है? इसको वैल्यूज को कन्वर्ट वगैरह करके आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है? इस तरह से। अगर मॉडिफाइड का वैल्यू लिखना है, इसमें इंडियन वर्जन का वैल्यू लिखना है तो वो भी लिखा देता हूँ। इसमें E1 जो है वो आएगा आपका 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे E2 आएगा आपका 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब। इतना, ठीक है? फॉर्मूला वही लगेगा, mgh इंटू नंबर ऑफ ब्लोज डिवाइड बाई वॉल्यूम। हो गया नोट? जी दानिश मंजूर कह रहा है मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं। दानिश बैठा है क्लास में? यस सर। नंबर कितने आए? सर 17, ठीक है, वही 16.5। आज बाउंसर को डिफेंड कर दिया, इंशाल्लाह एग्जाम में बाउंड्री मारेंगे। वाह अक्की, देखो जी देखो सर। देखो कितना आया है अक्की का नंबर। हेलो हाँ अक्की, कितने नंबर आए हैं? सर, वो 11 12 क्वेश्चन ठीक है सर 18 में। तो आज बाउंसर को डिफेंड कर दिया, इसका क्या मतलब होता है? सर ये आकाश भाई ने बोला कि कुछ क्वेश्चन बाउंसर किए सर, लेकिन क्वेश्चन समझ आ रही थी बट टाइम लग गया इनको निकालने में। स्पीड कम है आप लोगों की ना। वही आपकी एक्यूरेसी भी आ जाती है साथ में, कितना एक्यूरेट हो आप? 60%। चलो अच्छे से मेहनत करो यार, ठीक है? मेरे आप लोगों से बड़ी 20 हो उम्मीदें गई। हैं। ये बैच हमने पढ़ाना ही नहीं था, आपको सच बताऊं मैं। जब इतने कम एनरोलमेंट हुई थी तो हमने डिसाइड किया था कि बैच को डिसकंटिन्यू करेंगे, फिर हमको लगा कि नहीं, सिलेक्शन आएगी इसमें से, ठीक है? तो ये आप लोगों की सिलेक्शन के लिए बैच पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है? ये तो आपको पता है कितनी एनरोलमेंट्स और कितना टाइम लगता है पढ़ाने में। पढ़ते हो घर पे, क्या करते रहते हो? बोल ही नहीं रहा कोई अब। पढ़ते हैं। पढ़ते हो? यस होगा सर, सिलेक्शन, यकीन है? नहीं इंशाल्लाह सर होगा। जरूर होगा, सर ठीक है? कॉन्फिडेंस होगा तो तभी होगा ना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा?
कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, सोचो कि मैं कर सकता हूँ, रोज सोचो कि मैं कर सकता हूँ, तभी अंदर से पावर आएगी करने की, ठीक है, इस तरह से। सोचते तो हैं सर। नेक्स्ट चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन। तो बताओ जरा कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है कॉम्पैक्शन को, गेस करो। टाइप ऑफ सॉइल। हाँ, सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि सॉइल कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल। क्लाइमेट। दूसरा उसको इफेक्ट करता है वाटर कंटेंट। और तीसरा करता है कॉम्पैक्टिव मेथड ऑफ कंपैक्शन। कॉम्पैक्टिव एफर्ट, कि किस तरह का कॉम्पैक्टिव एफर्ट यूज कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो कि कम एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर वाटर। मेथड ऑफ कंपैक्शन नहीं है। हाँ, वही हो गया ना कॉम्पैक्टिव एफर्ट। कॉम्पैक्टिव एफर्ट के अंदर ही होता है टाइप ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, कितना लगाया ओके और मेथड कौन सा है, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले विल डिस्कस विद वाटर कंटेंट, ठीक है। तो वाटर कंटेंट को पढ़ने के लिए एक हमारे पास थ्योरी है जिसका नाम है लुब्रिकेशन थ्योरी, ठीक। तो फर्स्ट आपका आ जाता है लुब्रिकेशन थ्योरी, ठीक है। लुब्रिकेशन थ्योरी हमें ये बताता है कि जब सॉइल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, बस सॉइल के अंदर पानी कम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर फ्रिक्शन होता है, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर फ्रिक्शन होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट उसमें ऐड करते हो तो वो मिक्सचर जो उसके अंदर फ्रिक्शन है वो ओवरकम हो जाती है आपका, जहां वहां पे जो पानी है वो एक लुब्रिकेशन इफेक्ट देता है, ठीक है। तो बिल्कुल कम मॉइस्चर कंटेंट पे, एट लो मॉइस्चर कंटेंट soil is stiff and offers more resistance, ठीक है, अगेंस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट ही तो कराना है हमको सॉइल का, लूज पैकिंग से उसको क्लोज पैकिंग में लेके जाना है, डेंस पैकिंग में लेके जाना है, ठीक है। as moisture content increases lubrication takes place and it is easy for soil particles to move into किसमें, denser packing ठीक है। ये चीज जो है ये आप करते ही समझ सकते हैं, ठीक। देखो इस कर्व में देखो, जब मॉइस्चर कंटेंट कम था इस कर्व के अंदर, जब मॉइस्चर कंटेंट कम है मतलब इतना मॉइस्चर कंटेंट है इतना, ठीक, तो आपको ड्राई डेंसिटी कितना मिल रहा है, इतना, W1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट को गामा D1 मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हो तो गामा डी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो OMC का वैल्यू देखो W1 से तो बड़ा ही है, ठीक है, तो ज्यादा बड़े मॉइस्चर कंटेंट पे आपको गामा डी मैक्स मिला है यहाँ पे, बात समझ आ रही है। पर ये जो लाइन है OMC के आगे चले जाओगे, यहां से अगर आगे चले गए तो आपने मॉइस्चर कंटेंट क्या किया, ज्यादा ऐड करना शुरू कर दिया, बात समझ आ रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर रहे हो, तो वो ऑल्दो मॉइस्चर कंटेंट है वो जाएगा कहाँ पे, वो सॉइल के वॉइड्स के अंदर घुसता जाएगा, ठीक है। तो सॉइल के वॉइड्स के अंदर जब घुसेगा तो क्या करेगा, वो जो सॉइल आपका पास में आया था वो क्या होने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा वापस, वो धक्का मारेगा सॉइल को कि हट मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो सॉइल पानी को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, पानी क्या करेगा अपनी जगह लेने के बाद फिर वो सॉइल को भी डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा, सॉइल सॉलिड को, ठीक है, इस तरह से। तभी हमको देखो इस ऑप्टिमम लाइन के आगे क्या दिखता है, डिक्रीज इन डेंसिटी दिखता है, गामा ड्राई दिखता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें पॉइंट।
हो गया। तो ये डेंसर पार्किंग है, प्लेस पार्किंग पैकिंग पैकिंग पार्किंग करा लो, कोई बात नहीं, क्या है। ठीक है, हो गए, चले आगे। यस सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका आएगा कॉम्पैक्टिव एफर्ट। समझो बात इसमें को यहाँ। थ्योरी ऑफ लैम्ब, हाँ वो आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊं। ठीक है, उसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, उसको मैं यहाँ पे पहले डिस्कस नहीं कर सकता अभी। ठीक, अच्छा यहाँ देखो कॉम्पैक्टिव एफर्ट को देखो, देखो ये जो कर्व बनता है ना, ये कर्व कब बना था स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट के अंदर, जब हमने कोई एनर्जी फिक्स रखी थी। हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एनर्जी का हथौड़ा लेके हमेशा उसको रिलीज कर रहे थे किसी हाइट से, तो एक गिवन टाइप ऑफ वहां पे कॉम्पैक्शन चल रही थी, हमारे पास एक कॉम्पैक्शन चल रही थी, वो कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी हमारी इम्पार्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब भी ये कॉम्पैक्शन कर्व बनता है किसी एक एनर्जी के लिए बनता है इस तरह से। ठीक, अगर हथौड़ा 2.54 kg का था हैमर, अब अगर हैमर का वेट इंक्रीज कर दो, 5 kg कर दो या 6 kg कर दो, तो क्या एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सॉइल के लिए, सेम सॉइल के लिए एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कर्व है, ये कर्व के साथ अब क्या होगा, समझो बात को, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कर्व इस तरह से। ठीक है, अगर जब आप 2.54 kg का हैमर यूज कर रहे थे तो आपको ड्राई डेंसिटी मिल रहा था इतना, गामा डी मैक्स 1। जब इससे बड़ा हैमर यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी लगाने पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा टेंस, ज्यादा नहीं गामा डी मैक्स मिलेगा, क्योंकि आपने क्या कर दी, एनर्जी ही चेंज कर दी ना, पहले E1 एनर्जी था, अब E2 एनर्जी ले आए। आई बात समझ में? अगर पहले OMC की वैल्यू ज्यादा लग रही थी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा लग रहा था, अब क्योंकि जब एनर्जी बढ़ा दी है तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। या देखो ना, किसी चीज को 5 kg के साथ आप कर रहे हो, किसी चीज को 5 kg के साथ लगे हो कॉम्पैक्ट करने, किसी चीज को 100 kg से इंपैक्ट करने लगे हो, तो जल्दी ज्यादा गामा डी किसमें आएगा, ज्यादा पास में किससे जाएंगे पार्टिकल, हैवी वाले से। हैवी कॉम्पैक्टिव एफर्ट से ज्यादा पार्टिकल्स क्लोजर पैकिंग में जाएगी। ठीक है, जो पानी पहले ज्यादा लग रहा था क्योंकि आपका कॉम्पैक्शन एफर्ट कम था, अब पानी कम नहीं लगेगा, लुब्रिकेशन की इतनी जरूरत नहीं है जब हथौड़ा ज्यादा जोर से बज रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अगर आपका कॉम्पैक्शन एफर्ट इंक्रीज करते हो, अगर आप कॉम्पैक्शन एफर्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर आप अपना कॉम्पैक्शन एफर्ट इंक्रीज करते हो तो आप कर्व में क्या चेंज देखते हो, आप कर्व में ये चेंज देखते हो कि जो आपका कर्व है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है और अपवर्ड भी मूव करता है। आपका कर्व कैसे मूव करता है, टूवर्ड्स लेफ्ट एंड अपवर्ड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, समझ, ये क्लियर हो गया आपको समझ में? ठीक, इसको डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक, तो पहले मैं तो एक लाइन लिख दूं, फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन the higher the compactive effort, the higher is the, क्या हाई होता रहेगा, higher is the maximum dry density and lower is the OMC, और OMC क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, lower is the OMC, higher is the maximum dry density and lower is the OMC, इस तरह से। ठीक है,
नोट कर लो ये लाइन को। डन सर। डन। मैं वापस से वो ग्राफ बनाता हूँ। ये एक एनर्जी E1 है, ठीक, ये एक एनर्जी E2 है और ये एक एनर्जी E3 है, ठीक। तो आपने क्या किया, E2 E3 सबसे बड़ा है, इस तरह से ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सबका पॉइंट है क्राउन पॉइंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का पॉइंट, ठीक है। इस ड्राई डेंसिटी के पॉइंट को अगर आप लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। अब समझना बात को, हम कॉम्पैक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कॉम्पैक्शन के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि एयर वॉइड्स को क्या निकाल कर दें, एक्सपेल कर दें, एयर वॉइड्स को खत्म कर दें। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? कितना भी जोर से आप हथौड़ा मार लो, कितना भी जोर से आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगा लो, और प्रैक्टिकल ये चीज पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एयर वॉइड कभी खत्म नहीं हो सकता। पर एक थ्योरेटिकल चीज मैं समझाता हूं आपको कि एक थ्योरेटिकल लाइन एग्जिस्ट करती है इस तरह से, थ्योरेटिकल लाइन है, और इस लाइन को हम बोलते हैं 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन, या फिर इसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, जीरो एयर वॉइड डेंसिटी लाइन, इस तरह से, या जीरो एयर वॉइड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पर, किसी पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पर कितना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आप लोग अचीव कर सकते थे। जैसे यहाँ पर कितना अचीव कर सकते थे, हम इतना कर सकते थे। इतना कब कर सकते थे, जब आपका जीरो एयर वॉइड हो जाता। पर जीरो एयर वॉइड क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ठीक है, तो ये आपको इंटरसेप्ट बताएगा कि कितना आप अचीव नहीं कर सकते, कितना आप अचीव नहीं कर सकते, समझ आ गई। और ये जो इंटरसेप्ट है वो हर एनर्जी के लिए सेम रहेगा, जीरो वॉइड डेंसिटी लाइन के साथ, ये भी सेम है, थर्ड वाला भी सेम होगा, इस तरह से जहां पे रेड और व्हाइट मीट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पॉइंट मिलता है वो ये मिलता है कि क्या लाइन ऑफ ऑप्टिमम और जीरो एयर वॉइड लाइन पैरेलल है? यस, दे आर नियरली पैरेलल। सर ये जीरो वाइड लाइन जो अभी आपने, इसको रिपीट करना। जीरो, देखो समझो बात को, हमारी कोशिश क्या चल रही है कॉम्पैक्शन में कि हम एयर वॉइड को खत्म कर दें, समझ गए, इसको एक्सपेल कर दें। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितना भी बढ़िया आप ले अपना कॉम्पैक्शन एफर्ट ले आओ, कॉम्पैक्टिव एफर्ट ले आओ या तरीका ले आओ, तो प्रैक्टिकली ये चीज आप पॉसिबल नहीं करा पाओगे कि आप एयर वॉइड को बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। देखो कितना भी अगर पार्टिकल पास में जाएगा भी, इस तो बीच में क्या आपका एयर रहेगा ही रहेगा, एयर कभी बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक। और ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट डालेंगे तो क्या होने लग जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। समझो बात को, आप एक तरह से एयर बाहर निकाल सकते हो, आप क्या कर दो, पानी भर दो, पूरे सॉइल को सैचुरेट कर दो, समझ आ रही है बात, सॉइल को सैचुरेट कर दिया तो एयर बाहर आ जाएगी। पर ये हमारा मकसद नहीं है कॉम्पैक्शन के अंदर। कॉम्पैक्शन के अंदर मकसद ये है कि इसको एनर्जी देके हमने एट गिवन मॉइस्चर कंटेंट पर उसको क्या करना है, वॉइड्स को मिनिमाइज करना है। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं बना जिससे आप पूरा 100% एयर को बाहर निकाल पाए। तो ये जो 100% जो हमने लाइन बनाया सैचुरेशन, मतलब एयर वॉइड खत्म हो गया तो सैचुरेशन 100% होगी ना अपने आप, 100% सैचुरेशन या फिर जीरो एयर वॉइड लाइन, मतलब कोई भी वॉइड नहीं है, जीरो एयर वॉइड। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रेड वाला जो लाइन है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, येलो वाला लाइन जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पर बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, ये जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा।
ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो एयर वॉइड लाइन और लाइन ऑफ ऑप्टिमम आपस में क्या रहते हैं, लगभग पैरेलल। क्लियर है? ऊपर करूं इसको? यस सर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं जीरो एयर वॉइड लाइन and line of optimum are nearly parallel. This implies that maximum dry density that can be achieved at various compactive effort has a particular fixed difference with the maximum critical possible density at that moisture content. तो ये लिखने का है, ठीक है, समझने के लिए बहुत आसान बात है, ठीक है, तो आप लोग इसको लिख ही सकते हैं। चलो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, आप डिनर कर लो। करना है डिनर? यस सर। यस सर। तो कितने बजे मिले हम? 35 35 पे है या 40 पे? वो 40 ऑटोमेटिकली हो जाता है। सर नहीं कर दिया। ओके ओके सर। डाटा बचाओ। रिकॉर्ड